हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। रेडियो कक्षा में एक बार फिर आपके साथ हूँ मैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था नेशनल मूवमेंट के बारे में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। एंड वी टोल्ड यू अबाउट जो एक प्रोसेस था दैट स्टार्टेड फ्रॉम वी में से 1857, बल्कि उससे भी पहले हमने संथल रिबेलियन की बात की और भी जो ट्राइबल रिवोल्ट थे, पेजेंट रिवोल्ट्स थे, उनकी बात की। तो वहाँ से जो एक प्रोसेस शुरू हुआ वो कल्मिनेट हुआ 1947 में 15 अगस्त, जब भारत को आज़ादी मिली। अब बच्चों, आज़ादी तो भारत को मिल चुकी थी जैसा हमने आपको बताया, और उसमें बहुत सारी कुर्बानियाँ, बहुत सारे एक हम कह सकते हैं कॉस्ट देश को चुकानी पड़ी। अब जब देश आज़ाद हो चुका था तो उसके बाद का जो सफ़र था, द जर्नी दैट स्टार्टेड फ्रॉम 15th August 1947, today we are going to discuss that journey, how India fared after its independence। क्या भारत उन एक्सपेक्टेशंस को, उन आइडियल्स को जिनके लिए उसने इतना बड़ा आंदोलन किया, उसके नेताओं ने इतने बड़े सेक्रीफाइसेस दिए, क्या उन आइडियल्स को पूरा कर पाया? आज की क्लास में हम यही कोशिश करेंगे बच्चों आपको बताने की। सबसे पहले बात करते हैं आज़ादी के समय भारत की स्थिति की। तो बच्चों, हमने देखा कि भारत के जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने आज़ादी की जंग इसलिए छेड़ी बिकॉज दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंडीशन ऑफ कॉमन पीपल। आपने देखा कि लगभग हर सेक्शन का, जो भारत के समाज का हर अंग था, उसने अपनी परेशानियों से एक तरीके से थक कर ये डिसाइड किया कि नाउ it's the time that we need to replace British rule. We will have our own people ruling and they would be supporting us। तो हर सेक्शन, जैसे कि हमने पेजेंट्स की बात की थी, they were there in our national movement। वर्किंग क्लास भी नेशनल मूवमेंट का हिस्सा थी। ट्राइबल पीपल, they had been doing it for even before mainstream politics started doing that। उसके अलावा लगभग हम विमेंस की बात करते हैं, हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ऑलमोस्ट एवरी स्ट्राटा, एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज इन वन वे और अदर इन्वॉल्व इन दैट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो बच्चों, जब देश आज़ाद हो जाता है तो एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन सभी लोगों को हो जाती थी। अब उन एक्सपेक्टेशंस को मीट अप करने में कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने थी? सबसे पहली समस्या थी, चूंकि भारत आज़ाद हुआ और ब्रिटिशर्स चले भी गए, लेकिन हमने आपको बताया था कि ये जो देश था, आज़ाद देश, ये विभाजित हो चुका था, पार्टीशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। पाकिस्तान का बनना, तो पार्टीशन के बाद जब एक बहुत बड़े स्केल पे माइग्रेशन हुआ लोगों का, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से जिन्होंने भारत में आकर रहना प्रीफर किया, उनका यहाँ आना, फिर यहाँ से उन लोगों का पाकिस्तान में जाना जिनको पाकिस्तान में रहना था, तो उस इतने बड़े लेवल पे जब माइग्रेशन हुआ तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आई। उससे निपटना भी जो एक नया स्वतंत्र देश था उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बना। उसके साथ में बच्चों, ब्रिटिशर्स ने भारत को एडमिनिस्टर करने के लिए कई भागों में या कई कैटेगरीज में हमारे देश को डिवाइड किया हुआ था, जिसमें से कुछ हिस्से तो डायरेक्टली वो एडमिनिस्टर करते थे जहां पर उनके अपने ऑफिशियल्स होते थे, और कुछ हिस्से उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के रूप में छोड़े हुए थे, जहां पर उनके एक तरीके से कह सकते हैं सरबराही, यानी ब्रिटिशर्स की गाइडेंस में प्रिंसली स्टेट्स रूल करते थे। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे, 500 से भी ज्यादा थे। तो भारत के जो लीडरशिप थी, उनके सामने चुनौती थी उनको एकीकृत करना। उस काम के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसने बखूबी उस काम को अंजाम दिया। एंड फाइनली ऑल द प्रिंसली स्टेट्स विद एक्सेप्शन ऑफ 3 मेजर स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और निजाम ऑफ हैदराबाद, इन तीनों स्टेट्स के अलावा सभी ने बहुत हम कह सकते हैं आसानी के साथ भारत के साथ अपने आप को विलय करना स्वीकार किया। और जो 3 स्टेट्स हमने बताई, यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन वो तीनों स्टेट्स भी फाइनली दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। तो बच्चों, एक समस्या ये थी। फिर उसके बाद जो दूसरी समस्या थी, या हम कह सकते हैं इनफैक्ट जो दूसरी समस्या थी वो ये थी कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, जिसे हम संविधान कहते हैं। संविधान इज ऑल अबाउट बेसिक लॉज विच आर गोइंग टू गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन और इनफैक्ट वी कैन से लाइफ ऑफ दिस न्यू रिपब्लिक। संविधान बनाने का काम एक बहुत हम कह सकते हैं एफिशिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी गई। इनडायरेक्टली वो भारत के लोगों द्वारा इलेक्ट किए गए थे लोग। उन्होंने काफी बहस के बाद लगभग 2 साल से भी ज्यादा का समय लेने के बाद भारत का संविधान बनाया, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हम मसौदा समिति भी कहते हैं, उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान भारत
भारत के संविधान को बनाने में रहा, साथ में उनकी आइडियोलॉजी का भी असर हम संविधान पर देखते हैं। संविधान बनाते वक्त ये ध्यान रखा गया बच्चों की जिन जिन उम्मीदों की, जिन एक्सपेक्टेशंस की हमने बात की कि जो एक्सपेक्टेशंस भारत के लोगों ने लगाई थी इस नए राष्ट्र से, कि उनको जगह दी जाए। जैसे समानता की बात भारत के संविधान ने की, उसके अलावा समानता में जो चीजें शामिल थी वो रिलीजन की समानता, उसके अलावा ये था कि किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो लिंग हो। और कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी बनाए गए उन लोगों के लिए जो अभी उस इक्वल फुटिंग पर नहीं थे, यानी कि यदि लोग बराबर होते हैं तो हम उन्हें बराबर का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे समाज के कुछ ऐसे सेक्शंस थे जैसे महिलाएं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो बहुत लंबे समय तक उपेक्षित रहे थे, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए रिजर्वेशन की फॉर्म में। उसके अलावा बच्चों एक और जो इम्पोर्टेंट इशू था वो था भाषा का, लैंग्वेज का। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी को काफी हद तक ये माना गया कि ये एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को जोड़ती है। क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है, आज भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो हिंदी को ये सोचा गया कि इसे हम राष्ट्रीय भाषा बना सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे देश में हिंदी बोलने वाले लोगों के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अन्य भाषाएं बोलते हैं, जैसे बंगाली भाषा बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है। तो जो दक्षिण भारत के लोग थे, दे ऑब्जेक्टेड टू हिंदी बीइंग सिलेक्टेड एज नेशनल लैंग्वेज। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, लेकिन दो राज्यों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, राज्यों और सेंटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चों इससे अगला जो चैलेंज था वो था इकोनॉमिक सिचुएशन का। जो भारत की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट थे वो भारत के दृष्टिकोण से नहीं किए गए थे। तो उसके लिए प्रयास करने बहुत जरूरी थे। इसके लिए एक प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का गठन किया गया, जो 5 साल के लिए पूरा एक प्लान, एक योजना बनाता था, जिसमें शुरुआत में ध्यान दिया गया कि जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं उनको लगाया जाए, जिससे कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचना है, वो विकसित हो। एक मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चुना गया भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। जो मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है वो इस प्रकार की व्यवस्था होती है जहां पर राज्य यानी कि स्टेट और प्राइवेट लोग, हम कह सकते हैं पूंजीपति या आम लोग या पब्लिक जो होती है, वो सब मिलजुल के देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं। जैसा कि हम देखते भी हैं कि हमारे देश में आज भी हम यदि एनालाइज करें तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी आपको मिलती हैं और साथ में प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी होती हैं। तो वो मिश्रित व्यवस्था जो उस समय पर चुनी गई भारत के विकास के लिए, और उसका कारण ये था बच्चों कि केवल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता था देश, बिकॉज आवर नेशन वाज स्टिल इन इट्स नेसेंट स्टेज। और इतने यंग नेशन के लिए केवल प्राइवेट सेक्टर को अडॉप्ट करना कहीं भी तर्कसंगत नहीं लगता था। और केवल पब्लिक सेक्टर को इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इंडिया वाज हैविंग सच अ ह्यूज पॉपुलेशन, और उसमें जो डेमोग्राफिक एक हम कह सकते हैं हमारे पास बेनिफिट था उसके इस्तेमाल के लिए। और चूंकि ऑलरेडी जो प्राइवेट सेक्टर था वो बडिंग फॉर्म में था, हमने देखा कि आजादी से पहले स्टील इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत के जो प्राइवेट सेक्टर था उसका अच्छा योगदान रहा। तो उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मिश्रित इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चुना गया भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। इसके साथ एक और जो मुख्य बात थी जहाँ पर डिसाइड करना था हमें किस प्रकार अपनी जो आइडेंटिटी है वो विश्व के समक्ष पेश करनी है, जिसको हम फॉरेन पॉलिसी भी कहते हैं। तो भारत ने, क्योंकि वो दौर जो था बच्चों वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का दौर था, जहाँ पर जो विश्व था 2 धुरियों में बंट चुका था, जहाँ एक और अमेरिका था, दूसरी और सोवियत रशिया था। तो भारत ने दोनों देशों में से किसी भी एक को पूरी तरीके से अपना मित्र बनाने की जगह दोनों ही देशों को समान रूप से अपना साझेदार बनाया, और उसके लिए भारत ने एक नई फॉरेन पॉलिसी की स्थापना की, जिसको नॉन अलाइन मूवमेंट कहा गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। इस प्रकार से भारत ने बिना किसी देश से बैर लिए अपनी जो एक स्थिति थी उसको मजबूत करने की कोशिश की। तो बच्चों इस तरीके से तमाम चैलेंजेस भारत के सामने थे आजाद होने के बाद, और उसके बाद आज हम देखते हैं कि हमारा देश उन सभी वैल्यूज को कहीं ना कहीं अकम्प्लिश करने में, पूरा रखने में सफल रहा है। हमारा देश एक डेमोक्रेसी के रूप में विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। उसके साथ में इक्वालिटी की जहाँ तक बात होती है तो कोशिश की जाती है कि हमारे एक सक्षम इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे देश में, जो ये इंश्योर करती है कि हम सभी बराबरी से रहें, हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि भारत के इस इतिहास का सफर जो हमने शुरू किया था प्री हिस्टोरिक पीरियड से, जहाँ पर हमने पैलेओलिथिक एज की बात की थी, वहाँ से यहाँ तक का सफर आपने तय किया, आपको पसंद आया होगा, आपने समझा होगा। आज कक्षा 8 की इतिहास की जो रेडियो कक्षा है वो समाप्त होती है। कल फिर
फिर हम उपस्थित होंगे कक्षा 6 की सिविक्स के साथ, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, जिसे हम पॉलिटी भी कहते हैं। तो कक्षा 6 की सिविक्स के साथ हम कल फिर उपस्थित होंगे। आज मुझे यानी शुभ शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।